गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और आज हम एकेडमिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं और पढ़ेंगे 9th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो हम कंपटीशन वाले को पढ़ाते हैं, लेकिन आज मन किया कि 9th वाले को पढ़ाते हैं, क्योंकि 9th वाले बच्चे बहुत ये जो 9th-10th का बच्चा होता है वो थोड़ा परेशान होता है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा देखते हैं इनको। तो क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान, ठीक है, क्लास 9th के लिए रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। तो देखिए, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे कि केमिस्ट्री का फ़िदा कौन सा है, लेवोइचियर है तो क्यों है, ठीक है। तो हम सीधा एक चैप्टर लेते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपको केमिस्ट्री में होगा मैटर या पदार्थ। अब हम यहीं से शुरू कर देते हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है आपका, ये चैप्टर है आपका, ठीक है, चैप्टर है। अब इसको, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ किसको कहेंगे। देखिए, पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, मतलब द्रव्यमान, ठीक है। जिसमें मास हो, द्रव्यमान हो, इसी को द्रव्यमान कहते हैं। जिसमें वॉल्यूम हो, आयतन हो, समझना आराम से, उसके बाद पता चलेगा। जो अवरोध उत्पन्न कर सके, बैरियर, अवरोध उत्पन्न कर सके, जो स्थान घेरता हो, वो सभी पदार्थ है। ठीक है, ये 4 कंडीशन जिसमें होगा वो पदार्थ, समझ गए। पहला बात, ये मार्कर देख रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ मास है कि नहीं। मास वो चीज़ होती है, एक तरह का क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ पे 4 लड्डू बनाते हैं, एक लड्डू ये, एक लड्डू ये, एक लड्डू ये, और ये जो चारों लड्डू है, इसको तुम पृथ्वी पर रखो तब भी ये 4 ही रहेगा, इसको चांद पे रख दोगे तब भी ये 4 ही रहेगा। अब इसी संख्या को हम मास कहते हैं। मास मतलब वजन नहीं, मास मतलब क्वांटिटी, समझ रहे। जैसे मेरा 2 हाथ है तो पृथ्वी पर भी 2 ही हाथ है, चंद्रमा पर चल जाएंगे तब भी 2 ही हाथ रहेगा। यही है मास या द्रव्यमान। अब भार किसको कहेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ, मतलब क्या कहते हो, ग्रेविटी को खिंचाव बल एक तरह का भार है। जितना खिंचाव रहेगा उतना ही वजन होगा उसमें। भार एक तरह का वजन है, लेकिन मास क्वांटिटी है, समझ रहे। तो ये कंडीशन है, मास, एक तरह का मास होना चाहिए, आयतन हो। आयतन मतलब क्या, आयतन मतलब जो कुछ स्थान घेरता हो उसको आयतन कहते हैं। नहीं समझ रहे। जैसे ये एक घन सेंटीमीटर का कोई पत्थर है, ये 1 घन सेंटीमीटर का कोई पत्थर है, तो ये इतना जगह छेक रहा है कि नहीं। मान लो एक बलून को फुलाए हैं, वो बलून जितना जगह ले रहा है उसी जगह को आयतन कहते हैं, समझ रहे। तो उसमें कुछ ना कुछ मास हो, आयतन हो, अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध का मतलब क्या है कि ये पत्थर जहाँ पे है, अब यहाँ से जाएंगे तो पैर में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पैर में लगेगा तो वो रोकना चाहेगा, समझ रहे हैं। अगर यहीं पे दीवार खड़ा कर दें ऐसे करके, तो यहाँ से जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये, क्योंकि दीवार भी क्या है, दीवार में भी द्रव्यमान है, दीवार में आयतन है, और दीवार अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा जब द्रव्यमान एवं आयतन है। तो स्थान भी घेर रहा है, दीवार का भी कोई स्थान है तो होता है। तो इसीलिए दीवार में मास है, आयतन है, अवरोध उत्पन्न कर सकता है, स्थान घेरता है, तो इसीलिए ये क्या है, पदार्थ है। अब देखो, तुम्हारे घर में एक लोटा होगा या गिलास होगा, या खुद तुम होगे, या तुम्हारे कपड़े होंगे, तो अब मान के चलो कि उसमें कुछ मास होगा कि नहीं होगा, मास है। उसके बाद कुछ उसमें आयतन है, मतलब वो कपड़ा या लोटा या गिलास वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, तो उसी घेरे हुए जगह को आयतन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ अवरोध उत्पन्न भी करेगा। वो अवरोध उत्पन्न क्या करेगा कि हम जिस तरीके से, जैसे मान के चलो एक यहाँ पे गिलास रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से कंचा को फेंक दिए, तो गिलास उसको जाने देगा क्या, नहीं ना, उसको रोक देगा। तो उसी रोकने की प्रक्रिया को अवरोध कहते हैं, ठीक है। अब ठीक है,
वो स्थान घेरता है। एक्चुअली आयतन और स्थान दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको दो टर्म में लिख दिया गया है। जब आयतन है तो वो स्थान घेरेगा ही घेरेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो पदार्थ वो है जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, जिसमें जगह घेरने की क्षमता हो, या जो जगह घेरता है उसको क्या कहेंगे हम? आयतन कहेंगे, सिंपल। तो ये पदार्थ की परिभाषा है। पदार्थ की परिभाषा क्या है? जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, तथा जो क्या कहते हैं, स्थान घेरे, ठीक है, पहले से कवर करे, तो उसको क्या कहेंगे हम? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, पदार्थ यहाँ तक समझ। एक और टर्म आता है पदार्थ में ही, उस टर्म को भी देखेंगे हम। एक टर्म को देखिए, एक होता है द्रव्य, सुने हो कभी? द्रव्य, इसका भी इंग्लिश होता है मीटर, ठीक है, इसका भी इंग्लिश होता है मीटर। तो इसका परिभाषा सिंपल है कि ये एक्चुअली द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ होते हुए भी एक चीज़ नहीं है। क्यों? पदार्थ का तो सिंपल परिभाषा था ये कि जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो स्थान घेरे, वो हमारा पदार्थ है। ये कंडीशन इस पर भी लागू होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। कैसे? ये कहता है कि वैसा पदार्थ जिसमें केमिकल फार्मूला हो उसको द्रव्य कहेंगे। केमिकल फार्मूला हो, रासायनिक सूत्र हो, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। जिसमें रासायनिक सूत्र नहीं होगा उसको द्रव्य नहीं कहेंगे। जैसे ब्लड, ब्लड एक पदार्थ है, द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड का कोई रासायनिक फार्मूला नहीं होता है। अगर ब्लड का कोई रासायनिक फार्मूला होता तब तो इसे बना लिया जाता लैब में, तब ब्लड बैंक की क्या ज़रूरत पड़ती? लैब में बना के डाल दो शरीर में, ठीक। दूध, दूध का भी कोई रासायनिक फार्मूला नहीं है, इसीलिए वो भी क्या है? द्रव्य नहीं है, वो क्या है? पदार्थ है, दूध। जैसे ब्लड, मिल्क, सॉइल, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है, पदार्थ। अब बात करेंगे कि जैसे Au गोल्ड, ये सोना है, Ag चांदी है, Cu कॉपर है, H2SO4 सॉरी H2O लिख दिए, चलो ठीक है, पानी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस सब में फार्मूला, जैसे सोना है, सोना का फार्मूला होता है, उसका फार्मूला है Au, तो इसका फार्मूला है, तो ये क्या है? केमिकल द्रव्य है। Ag, चांदी का भी फार्मूला होता है, चांदी का फार्मूला क्या है? Ag, तो वो क्या है? द्रव्य है। अब कॉपर है, जिसको तांबा कहते, तो कॉपर का तार, जो बल्ब वगैरह जलाने के लिए कॉपर का तार यूज करते हो ना, जैसे दिवाली में मरकरी जलाते हो, या वो जो चुकभुकिया होता है उसको क्या कहते हो? अरे चुकभुकिया जो होता है, लड़ी, उस लड़ी में जो तार होता है अंदर में, वो कॉपर है, पीला पीला कलर का जो होता है वो कॉपर है। उसका भी फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला क्या है? Cu। अब पानी है तो पानी का भी फार्मूला होता है, पानी का फार्मूला क्या है? H2O सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक प्रकार का एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हालांकि ये इसको पानी मिला के वीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे पानी है, ये सब रासायनिक फार्मूला है सब में, तो ये द्रव्य है। और द्रव्य होने के साथ साथ ये पदार्थ भी है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है। एक्चुअली देखो क्या है कि ये सभी पदार्थ जो है द्रव्य हो सकता है, सॉरी, सभी द्रव्य पदार्थ हो सकता है, लेकिन सभी पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकता। इस बात को समझो। जैसे इतना सारा पदार्थ है, तो इसमें से कुछ पदार्थ में निकल के द्रव्य बन गया, क्योंकि उसमें रासायनिक फार्मूला था, और जिसमें रासायनिक फार्मूला था वो भी पदार्थ ही है। इसीलिए कहते हैं कि सभी पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर तो पदार्थ बाकी है, इधर तो है, इतने एरिया में जो पदार्थ था वो द्रव्य है। इसीलिए कहते हैं कि सभी पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकता है, और सभी द्रव्य, ये सभी द्रव्य क्योंकि इसी के अंदर है, तो सभी द्रव्य पदार्थ है, सभी द्रव्य पदार्थ है, लेकिन सभी पदार्थ द्रव्य नहीं है। समझ गए?
बिल्कुल सिंपल, मेरे साथ चलते रहो, आपको बहुत समझ में आएगा और इजी वे में आएगा। तो देखते हैं, और ये जो द्रव्य है इसमें और भी कंडीशन है, जैसे कहेगा कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर समान होना चाहिए, परमाणु संरचना समान होना चाहिए, रासायनिक संरचना समान होना चाहिए, रासायनिक संरचना समान होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये क्या है, द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य है। तो परमाणु संरचना क्या है, जैसे मान के चलते हैं कि ये है एक नाभिक और ये है उसके ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु है। एक्चुअली पूरे को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अब इसका संरचना जैसे मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हीलियम हो गया। अब हीलियम जो है जितने भी होगा वो कण बिल्कुल छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे एक्चुअली पदार्थ का प्रॉपर्टी, तब पता चलेगा। तो हीलियम में जितने भी कण है, परमाणु है, वो सभी परमाणु में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और एक नाभिक होगा। समझ गए? तो अब एक बोतल हीलियम ले लिए तो सब बोतल में जितने भी कण है हीलियम का, सभी में ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। अब मान के चलो वाटर है, पानी, तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो O है, H, ये इसके बीच में 104.5 डिग्री का डिफरेंस रहता है। ये 104.5 डिग्री पर ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। हालांकि ये कंपटीशन में आप लोग पढ़ोगे या जब ग्रेजुएशन सब करोगे तब, या IIT JEE सब करो, नीट भी करो तब भी। ठीक है, तो ये डिग्री सब निकालने के लिए पढ़ोगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि अब मान लो कि चलो ऐसा पानी का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली पानी को लिख दिया जाता है, ये है O, ये है H, ये भी है H। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, जुड़ा रहता है इस प्रकार से, इससे ऐसे। ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है। अब सभी पानी का कण जो है ऐसे ही होगा। पानी एक्चुअली एक एक कण से मिलकर बना हुआ है। अभी बताएंगे कैसे होता है, ये जुड़ा कैसे है एक दूसरे से। ठीक है, तो द्रव्य समझ गए। पदार्थ वो है जिसमें द्रव्यमान होगा, आयतन होगा और क्या होगा, स्थान घेरेगा और अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, और द्रव्य क्या है, जिसमें केमिकल फॉर्मूला हो, वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब पदार्थ का भौतिक गुण। पदार्थ का भौतिक गुण ये है। देखिए, पदार्थ कणों से बना होता है। जैसे मान के चलिए ये एक पदार्थ है, ठीक है, तो ये कणों से मिलकर बना होगा। देख रहे हैं, ये पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये पदार्थ का कण इतना सटे सटे होते हैं कि ये दिखाई ही नहीं पड़ता है कि इसके बीच में गैप भी है, लेकिन सभी कण के बीच में एक तरह से गैप होता है। तो पदार्थ होने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है। और तो पदार्थ तो ये भौतिक गुण पढ़ रहे हैं ना, तो भौतिक गुण में पहला ये है कि पदार्थ कणों से बना होता है। कैसा? कणों से। पदार्थ एक तरह से सॉलिड, मतलब एक तरह से पूरे सपाट नहीं होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। सबसे पहला गुण तो ये है कि पदार्थ कणों से बना होता है। लेकिन कैसा कण होता है? सूक्ष्मतम कण होता है, जो दिखाई ना दे।
अब कहेंगे दिखाई कैसे ना दे। अब मान के चलो लोहा है, लोहा का एक कण निकालेंगे, एक, तो वो दिखाई ही नहीं देगा, नहीं देगा दिखाई, इसीलिए इसको कहते हैं सूक्ष्मतम कण से बना होता है। अब कहेंगे पदार्थ के कण के पर ये पदार्थ का कण वाइब्रेट करता है, मतलब गतिशील होता है, गतिशील होता है। कहेंगे क्या कहेंगे, जैसे मान के चलो ये आयरन है, आयरन है, तो लोहा, ठीक है, तो ये लोहा जो है ये एकदम, ये जो कण आप देख रहे हैं एक एक कण, ये वाइब्रेट करते रहता है ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, ओ वाइब्रेट, लगता है ठंडा लग गया है इसको वैसे वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है, कण हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। पदार्थ कण से बना होता है, वो कण सूक्ष्मतम कण है, वही कण सूक्ष्मतम कण वाइब्रेट करते रहता है। इन सूक्ष्मतम कण के बीच में अंतराणविक स्थान होता है, अंतराणविक स्थान होता है। अंतराणविक स्थान का क्या मतलब हुआ, ये देख रहे हैं एक पदार्थ एक कण दूसरे कण से थोड़ा डिस्टेंस में है, यही जो कण का दूरी है, यही दूरी क्या कहलाता है, अंतराणविक स्थान। अंतराणविक का मतलब होता है कि दोनों के कण के बीच में गैप हो, गैप मतलब समझ रहे, एक हाथ ये है एक हाथ ये है, तो अब इन दोनों के बीच में गैप है कि नहीं, इसी गैप को कहते हैं अंतराणविक स्थान। ये एक अणु है, मतलब या जो भी कण है, दूसरा कण ये है, अब ये दोनों कण के बीच में गैप है, उसी को कहते हैं अंतराणविक स्थान। तो हर एक पदार्थ में ऐसा होता है, जैसे लोहा है तो लोहा के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उस कण के बीच में गैप होता है, सटे सटे नहीं होते हैं, गैप होता है, ठीक है। चौथा बात, पांचवा बात ये है, अंतराणविक बल होता है इस कण के बीच में, अंतराणविक बल। अब मान लो ये लोहा है ना, तो एक स्थान तो है ही, ये दोनों एक कण एक दूसरे को खींच भी रहा है। मान के चलो ये कण है तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये दोनों तरफ से होता है। ये कण इसको भी खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको खींच रहा है, तो मतलब सभी आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। तो उसी खिंचाव बल को क्या कहते हैं, अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसको कहते हैं वाइब्रेशन कर रहा है, इसको कहते हैं मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको कहते हैं पार्टिकल से बना हुआ है। तो पदार्थ क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है, कण से बना हुआ है। वो कण कैसा है, सूक्ष्मतम कण है, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, टिनी पार्टिकल। अब वो पदार्थ गतिशील है, सॉरी वो कण जो है गतिशील है, वाइब्रेट कर रहा है, उस कण के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मतलब ये देख रहे हैं स्थान है, अंतराणविक स्थान। ये एक कण दूसरे कण से थोड़ा दूरी में है तो उसी दूरी को क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं। अब उन दोनों कण एक दूसरे को खींच रहा है, उस बल को क्या कहते हैं, खिंचाव बल को अंतराणविक बल कहते हैं। समझ रहे, एक्चुअली इसको और बढ़ाओगे तो इसको कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, समझ गए। तो ये हो गया पदार्थ की प्रॉपर्टी, गुण, समझ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कि वाइब्रेशन जो करता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो वाइब्रेशन और बढ़ेगा, वाइब्रेशन और बढ़ेगा। जैसे ठंडी लगता है तो ठंडी लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे करके, ओह। लेकिन जब अगर कहीं आग में हाथ चल गया तो ऐसे करके करते रहे, बाप रे बाप, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड है आप यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है पदार्थ का भौतिक गुण, समझ गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पदार्थ के क्लासिफिकेशन पर।
ठीक है, अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे ये, देखिए पहला पदार्थ क्या है हमारा, ठोस, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉलिड। दूसरा पदार्थ क्या है, द्रव, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिक्विड। तीसरा पदार्थ क्या है हमारा, गैस, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गैस। चौथा पदार्थ क्या है हमारा, बोस या प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवा पदार्थ क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। समझ रहे हैं? तो पदार्थ का 5 अवस्था है। इन दोनों को आप लोग नहीं देखे होंगे, अभी हम दिखाएंगे कैसा होता है। ठोस को तो आप सभी जानते हैं, जैसे लोहा ले लिए, एक गिलास ले लिए, वो ठोस है, और पानी ले लिए तो वो द्रव हो गया, और ऑक्सीजन हवा जो सांस में ले रहे हैं तो वो गैस हो गया। लेकिन प्लाज्मा कैसा होता है, सूरज को जो एक्चुअली देखते हैं आप, सूरज जो खौल रहा होता है, ये ज्वालामुखी कभी देखे हैं, वो भी प्लाज्मा ही है। ज्वालामुखी जो लावा निकलता है, एक्चुअली सूरज परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। सूरज जो वहाँ खोल रहा होता है आग से, वो प्लाज्मा है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को आप एक्चुअल में नहीं देखे होंगे, और वो जब पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्चुअल में क्या होता है। समझ गए? तो पहला हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, ठोस, सॉलिड। तो इसको मिटा दें, बहुत सही। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ठोस या सॉलिड। तो ये सॉलिड क्या है, क्यों है, कैसे है, सभी देखेंगे। तो धीरे धीरे करके देखना है, ठीक ना बच्चों। देखिए पदार्थ का, ये ठोस जो है पदार्थ ही है। अभी देखें कि पदार्थ का 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उसी में से एक ठोस है। तो ठोस भी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ, इस ठोस का आकार होगा, फिक्स होता है। आकार कैसा होगा, फिक्स होता है। और आयतन, ये भी क्या होता है, मतलब ये शेप, ये वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है, समझ रहे हैं? अब देखिए, एक तो ठोस का आकार एवं आयतन दोनों फिक्स होता है, ठीक है। इसका अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक पहले स्थान देख लेते हैं। अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, ठीक है। अंतराण्विक बल ये सबसे ज़्यादा होता है। अब कैसे हो गया ये ज़्यादा, अब बताइए आप ही कि एक तो कण पास पास में है, कण पास पास में है, ठीक है, और इसके बीच में खिंचाव बल भी लग रहा है। जब कण एक्चुअल में पास पास में होगा तो खिंचाव बल अधिक लगेगा कि कम लगेगा, अधिक लगेगा। अब यही कण दूर दूर चला जाएगा तो खिंचाव बल कम लगेगा। तो एक्चुअल में ठोस में क्या होता है कि कण बहुत पास पास में होता है, यही समझिएगा। आकार फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, अंतराण्विक स्थान कम होता है, यही है। अंतराण्विक स्थान मतलब क्या, एक कण दूसरे कण के बीच में गैप, ये बहुत गैप कम होता है। जब गैप कम होगा तो इसके बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा,
फोर्स ज़्यादा लगेगा, अंतराण्विक बल ज़्यादा लगेगा। और वाइब्रेशन क्या होगा, कण का गतिशील, कण गतिशील बहुत कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक दूसरे को टाइट से पकड़ना चाह रहा है। जब एक दूसरे को टाइट से पकड़ लेगा तो कण का बीच में वाइब्रेशन तो कम में न होगा। तो वही बात लिखा है, समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, ये 5 सारे टॉपिक हुआ है, 4 टॉपिक देख लिए। आकार फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है। आकार मतलब क्या, जैसे मान के चलो एक गोला है लोहा का, तो उसका आकार भी क्या है, गोल है, तो गोल ही रहेगा जब तक उसको पीट पाट के चौड़ा पतला नहीं कर देंगे। तो इसको छोड़ देंगे तो ये गोल ही रह जाएगा, गोल। अब इसका आयतन है, तो जितना जगह छेक रहा होगा उतना ही जगह छेकेगा ये एक्चुअल में गोला। इसी के लिए कहते हैं इसका आकार फिक्स होता है जब छोड़ देंगे तो, आयतन भी फिक्स होता है जब छोड़ देंगे तो, पीट पाटेंगे नहीं तब। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान कम होता है, इसीलिए अंतराण्विक बल ज़्यादा हो जाता है। और जब अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा तो गतिशील क्या होगा, कम होगा। समझ गए? गतिशीलता क्या होगी, कम होगी कण में। अब आगे देखते हैं। कण में गतिशीलता बहुत कम होगी। अब ठोस है तो ठोस में क्या है, ठोस बहुत कठोर होता है, ठोस बहुत कठोर होता है और दृढ़ भी होता है। कठोर मतलब हार्ड, और ये रिजिड होता है, रिजिड। कठोर मतलब क्या, अगर पीटेंगे तो बहुत ठनठनाहट आवाज आएगी, ठनठनाहट आवाज आएगी, मतलब कठोर होता है। अगर उसको ठोस से अगर किसी को मार देंगे तो, क्योंकि ये पहले से ही कठोर है, कठोर अगर मारेगा किसी को तो चोट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये कठोर है। और रिजिड क्यों है, क्योंकि अगर ठोस को तोड़ना चाहोगे तो वो टूटेगा जल्दी नहीं। लोहा ले लो, लोहा को ऐसे खींच करके तोड़ो तो टूटेगा, वो रिजिड है इसलिए नहीं टूट रहा है, दृढ़ है। दृढ़ मतलब क्या, जो व्यक्ति दृढ़ होता है वो टूटता नहीं है जल्दी। आप लोगों को दृढ़ बनना है, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनेंगे, उसके लिए हम रिजिड हैं, हमको कोई तोड़ नहीं सकता है, हमको कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता है। अगर हम यूपीएससी निकालेंगे तो निकालेंगे, हमको कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि हम क्या हैं, रिजिड हैं। तो ऐसा बनना है, समझ गए? कठोर होता है, रिजिड होता है, ठोस। इसका मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक, द्रवनांक और क्वथनांक, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। ये उच्च होता है, उच्च होता है मतलब हाई होता है, हाई। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लोहा है, लोहा का एग्जांपल लेते हैं तो AFE इसका सूत्र होता है लोहा का, और ये इसको अगर गलाना चाहेंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट वो द्रव पॉइंट होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एक फिक्स टेम्परेचर, वह फिक्स टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाए, उसको क्या कहते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। देखो जैसे ये लोहा है, इसको पिघलाना है, इसको 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये द्रव में आ जाएगा, द्रव। अब ये द्रव बन गया। अब इसको क्या करेंगे, क्वथनांक है। क्वथनांक मतलब वो होता है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाए,
वो कोई भी द्रव गैस में बदल जाए। जैसे ये द्रव अभी लिक्विड अवस्था में, लोहा पिघल गया है, अब इसको 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, तब ये गैस में बदल जाएगा। ठीक है, गैस में बदल गया, समझ गए। 1500 डिग्री पर तो ये पिघलवे किया है, और जब इसको 2800 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, और ये 2800 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहा है, बहुत सही। तो क्वथनांक उच्च होता है। देखिए इसमें संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी ठोस में बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब वो है, जैसे ये ठोस का गोला था, एक गोला है, इसको दबा के छोटा नहीं किया जा सकता है, वही कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब दबाना। एक लोहा का गोला है, इसको ऐसे चारों बगल से दबा करके छोटा नहीं कर सकते हैं, समझ गए, क्योंकि उसके कण के बीच में तो एक तो जगह बहुत कम है, अगर पचकबो करेगा तो बहुत कम पचकेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कंप्रेशन इसमें होता ही नहीं, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता उसमें नहीं होता है। क्या लिखें, हाँ, संपीड़न नहीं होता है इसमें। समझ गए। अब पढ़ते हैं आगे। ये 3 पॉइंट यहाँ हुआ। अब आगे देखते हैं, संपीड़क तो देख लिए, अब देखते हैं कि इसमें क्या, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन। और ये प्रक्रिया क्या है, सब्लिमेशन क्या है, कि कोई भी ठोस पदार्थ सीधे बिना द्रव में आए गैस में बदल जाए, बिना द्रव में आए गैस में बदल जाए। जैसे कपूर एक ठोस पदार्थ, इसको अगर आग लगाओगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में बदल जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा, द्रव में बदलेगा ही नहीं। तो इसी को कहते हैं, जो पदार्थ डायरेक्टली ठोस से गैस में बदल जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें कपूर आ गया आपको, उसके अलावा आपको नेफ्थलीन है, समझ गए, नेफ्थलीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, इस तरह की चीज़ क्या है, जो आइस, ड्राई आइस होता है। ब्याह सब में नहीं देखते हो कि उजला उजला धुआं जो निकलता है, बड़का बड़का अमीर आदमी के ब्याह में उजला उजला धुआं निकलता है, समझ रहे हो, तो वो ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, भारी जैसे होता है तो अगर पूरे छा जाएगा तो ऑक्सीजन हल्का होता है, उसको ऊपर उठा देगा और सांस लेने में अड़फड़ाने के मर सकता है। ऐसा केस घटना हुआ है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा घटना हुआ है कि शादी में आदमी मर गया है इसी बर्फ के कारण, शुष्क बर्फ के कारण। ये सब्लिमेशन होता है। अब शुष्क बर्फ है, ब्याह में ठोस होता है वो, और जैसे ही उसको हवा में देते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तभी तो धुआं निकलता है उजला उजला, देखने में मज़ा आता है, लेकिन वो बहुत होता है क्या, खतरनाक। ठीक है, सब्लिमेशन हो गया। अब देखते हैं एक टर्म्स और आता है, विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये विसरण है, ठीक है। विसरण वो प्रक्रिया होता है जिसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ में घुस जाता है। समझिए कैसे होता है। जैसे एक लोहा का रॉड,
ये एक लोहा का रॉड है। अब दूसरा कॉपर का ये मान लो कॉपर का रॉड है, और ये एक और जिंक का रॉड को हम सटा देते हैं। ये जिंक का रॉड है। अब दोनों को छोड़ देते हैं खुले वातावरण में, या जहाँ भी छोड़ना छोड़ दो। अब देखेंगे दोनों एक दूसरे पे चिपक जाता है, बहुत लंबे समय के बाद चिपक जाता है, क्योंकि ठोस में सब्लिमेशन का गुण थोड़ा ये जो डिफ्यूजन का गुण होता है वो थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है ठोस में। इस वजह से इसमें लंबा समय लगता है चिपकने में। अब चिपका क्यों चिपक गया? क्योंकि ये जो जिंक का कण है ये इसमें घुस गया, इसका कण इसमें घुस गया, और इसका कण इसमें घुस गया, तभी तो ये दोनों को आपस में पकड़ लिया, चिपक गया। अब देखिए और समझते हैं। पानी है, एक गिलास दूध लो, एक गिलास पानी लो, दोनों को एक बाल्टी में उछाल दो। पानी और दूध अलग अलग पता चलेगा, क्योंकि एक दूसरे में घुस गया है। दूध पानी के मॉलिक्यूल में घुस गया है, पानी दूध के मॉलिक्यूल में घुस गया, इसीलिए मिल गया। समझ रहे हैं? तो ये होता है, यही है डिफ्यूजन। एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में घुस जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। यहाँ से समझिए, ध्यान से समझ गए? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो ठोस कंप्लीट हुआ हमारा। अब चलते हैं द्रव में। प्यारे प्यारे बच्चों, बने रहो, समझते रहो, बस थोड़ा देर और है। अब देखते हैं द्रव। द्रव मतलब लिक्विड, समझ गए? ये लिक्विड है। अब देखते हैं लिक्विड क्या है। तो लिक्विड वो चीज है जिसका आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है। इसका मतलब क्या कि आकार मान के चलो 5 लीटर पानी लेते हैं, उसको पतीला में रख देते हैं, तो वो द्रव जो है पतीला के आकार का बन जाएगा, मतलब पतीला के जैसा दिखने लगेगा। अब मान के चलो कैसे दिखेगा, इसको पता कैसे करेंगे? तो पतीला को फ्रिज में रख के जमा दो। अब वो जो पानी था वो पतीला के जैसा बर्फ़ निकलेगा उसमें से, पतीले के आकार का जैसा पतीला है। अब मान के चलो उसको क्या करते हैं, बाल्टी में रख देते हैं, तो वो अपना बाल्टी का शेप ले लेगा। अब उसको क्या करते हैं, सिलेंडर में रख देते हैं, तो सिलेंडर वाला शेप ले लेगा। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। उसको पतीला में रखेंगे तो पतीला जैसा हो जाएगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा जैसा हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर जैसा हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा। लेकिन आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। आयतन क्या होगा? फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा? जैसे 5 लीटर द्रव है, पानी है, तो हमेशा 5 लीटर रहेगा। तुम उसको लोटा में रख दो 5 लीटर रहेगा, तुम उसको बाल्टी में रख दो 5 ही लीटर रहेगा, तुम उसको क्या कहते हो सिलेंडर में रख दो फिर भी 5 लीटर रहेगा। तो आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन हमारा क्या है? निश्चित है। ठीक है, तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसका देखो अंतराण्विक बल। अंतराण्विक स्थान ये ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अंतराण्विक बल ठोस के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि अगर स्थान ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो बल घटेगा ना। यहाँ स्थान बढ़ गया तो बल घट रहा है, इसीलिए घट है। गतिशील भी ज़्यादा होगा। क्यों? जब बल ही कम हो गया, मतलब जो पकड़ के रखा था वही कम हो गया, तो गतिशील तो बढ़ेगा ना। बल अगर घट जाएगा तो गति करने लगेगा तो कण और थरथराएगा। इसीलिए वो द्रव है, वो तो बहुत ठोस था, पकड़ के एकदम कस के रखा था, एकदम शेप बना लिया था, लेकिन ये छोड़ के देता है, थोड़ा सा ढीला कर देता है। जब ढीला करोगे तो पसड़ जाता है।
समझ रहे हैं? इसीलिए द्रव में पसरने का गुण होता है। तो क्या कहते हैं, इसमें फ्लो का गुण होता है। फ्लो मतलब क्या, बहने का गुण होता है। द्रव ठोस में बहने का गुण होगा? नहीं होगा। ठोस में बहने का गुण नहीं होगा, द्रव में बहने का गुण होता है। क्यों? क्योंकि उसका गतिशीलता ज़्यादा होती है, बल कम होता है, अंतराण्विक बल जो होता है वो कम होता है, तो वो पसर जाता है। उसी को कहते हैं बह गया। ऐसे करके रखोगे तो बह जाता है। नहीं, पानी को थोड़ा सा जैसे मान के चलो फर्श पे उझल दो तो बह जाएगा। समझ गए? तो वही चीज़ है, बहने का गुण होता है इसमें। इसका जो द्रवनांक होता है और क्वथनांक, वो थोड़ा सा कम होता है द्रव के, ठोस के कंपैरिजन में। ठोस तो बहुत ज़्यादा था। अब मान के चलो क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघला हुआ है, बर्फ बना हुआ है, तो ये ठोस है, कोई बात नहीं। इसको अब पिघलाना है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस दे दो, तो बहुत कम है कि नहीं? 1 डिग्री सेल्सियस दे दो तो इसका एक्चुअल में क्या है, द्रवनांक बहुत कम है। अब क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस मात्र, उसमें 2800 डिग्री सेल्सियस, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक। समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा कम होता है इसमें द्रवनांक और क्वथनांक। अब देखते हैं कि संपीड़न, इसको संपीड़न में क्या है कि कंप्रेशन, कंप्रेसिबिलिटी तो द्रव में थोड़ा सा होता है, नहीं के बराबर ही होता है, लेकिन ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि द्रव में ठोस से क्यों ज़्यादा होता है आप लोग बताओ? क्योंकि उस कण के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो गैप को अगर पिचकाएंगे तो थोड़ा सा गैप बढ़ेगा, इसीलिए ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं के बराबर इसको कंसीडर करेंगे तो ये भी नहीं होता है, नहीं, ठीक है, संपीड़न नहीं होगा। लेकिन विसरण, डिफ्यूजन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि हम बताए थे कि द्रव पानी है, द्रव दूध भी है, दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा, इसका कण उसमें घुस जाएगा, इसका कण उसमें घुस जाएगा, तो विसरण भी इसमें होता है, बिल्कुल होता है। अब देखते हैं, संपीड़न हो गया, विसरण हो गया, इसका घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं। ठोस में शायद घनत्व छूट गया था, यहाँ देख लीजिए, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व वो चीज़ होता है कि कण कितना पास पास में है या दूर दूर में है। अगर कण दूर दूर में होगा तो घनत्व कम होगा, अगर वही कण पास पास में होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। तो ठोस का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा कि कम? तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका कण पास पास में है। लेकिन द्रव का घनत्व कम होगा ठोस से, ठीक है, घनत्व कम होगा। इसमें संकुचन, और प्रसार, संकुचन का होता है, प्रसार का एक्सपेंशन, इसका होता है कॉन्ट्रैक्शन, नहीं छोड़ दो, इंग्लिश इसका भूल गए, कंडक्शन होता है शायद इसका, उतना श्योर नहीं है तो इस वजह से हम, संकुचन मतलब समझ रहे हो ना, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना। तो ठोस में ये भी नहीं लिखाए थे एक्चुअली, ठोस एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता है, संकुचन भी नहीं, मतलब वो सिकुड़ भी नहीं सकता है, फैल भी नहीं सकता है।
समझ गए? तो इसीलिए ये दोनों गुण तो ठोस में नहीं होगा, लेकिन द्रव में भी नहीं होगा, मतलब होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से नहीं के लिए कंसीडर करेंगे। अगर ऑप्शन में ठोस ही आ गया और द्रव आ गया तो क्या करेंगे? या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तब क्या करेंगे? तो इनमें से दोनों लगा देंगे। ठीक है, इनमें से दोनों लगा दें, क्योंकि दोनों में होता है लेकिन बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि नहीं के बराबर कंसीडर करेंगे। अब बोर्ड का भी मन होता है कि कौन सा आंसर सही दिया, नहीं भी दे सकता है, लेकिन नहीं आंसर नहीं देगा, हम बता रहे हैं ऑप्शन दोनों देगा। ठीक है, तो ये हो गया विसरण। और भी गुण है द्रव में। अब द्रव में देखिए क्या है, द्रव हेमांक फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 डिग्री केल्विन पर पानी बर्फ में बदल जाएगा। समझ रहे? तो हिमांक वो होता है, द्रव में जमने की गुण पाया जाता है, मतलब वो ठोस हो सकता है जम के, इसीलिए उस मतलब जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर वो द्रव ठोस में बदल गया, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो द्रव से ठोस में बदल गया, उस प्रक्रिया को कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग। समझ गए? तो ये होता है। दूसरा पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट वाष्पन, इवेपोरेशन। देखिए, वाष्पन वो चीज़ होता है जो कि किसी भी टेम्परेचर पर मैं बता रहा हूँ फिर से, किसी भी टेम्परेचर पर द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी टेम्परेचर पर द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर कोई भी हो, बदलता रहेगा। ठीक है, लेकिन वो हमेशा क्वथनांक के नीचे होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे चला गया तो वो भाप बन जाएगा। अब कहेगा यहीं पे भाप और वाष्प में क्या अंतर है? तो पहला अंतर समझ लो, कहेगा भाप और वाष्प में क्या अंतर है? छोटा अंतर। तो कहेंगे कि भाप हमें नज़र से दिखाई पड़ता है और वाष्प हमें नज़र में दिखाई नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे हुआ, कैसे दिखाई नहीं पड़ता है। और दूसरा अंतर समझ लो, कहेगा वाष्प का एक फिक्स पॉइंट होता है टेम्परेचर, कि इसी टेम्परेचर पर वह वाष्प में बदलेगा, लेकिन भाप में बदलेगा, इसी टेम्परेचर पर भाप में बदलेगा। लेकिन दूसरा टर्म क्या आता है? वाष्प किसी भी टेम्परेचर पर वाष्पित मतलब गैस में बदल जाता है। दो अंतर बता दिए। अब देखिए, वाष्प को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे द्रव की प्रकृति, द्रव नेचर में कैसा है? मतलब अगर पानी है तो वो वाष्पित जल्दी नहीं होगा, ईथर है, ईथर तो 34 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाता है, तो इससे कम में डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो जाएगा। लेकिन वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, तो इससे कम में डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? वाष्पित होगा। लेकिन क्या ईथर जल्दी बॉयल होगा कि ईथर जल्दी वाष्पित होगा कि पानी? तो कहेंगे ईथर जल्दी वाष्पित हो जाएगा, क्योंकि इसको वाष्पित होने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? कम में चाहिए। तो कम में टेम्परेचर पर ऊर्जा आगे भाग जाएगा ये देखता रह जाएगा। अब देखेंगे द्रव की प्रकृति तो देख लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि द्रव की जो पृष्ठ क्षेत्रफल, द्रव की
पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यह है कि द्रव कितना एरिया में फैला हुआ है। जैसे 1 लीटर पानी है तो इस एक गिलास में रख दिए हैं तो उसका वाष्पन थोड़ा धीरे धीरे होगा क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? इवेपोरेशन का। समझ गए? इवेपोरेशन अगर कम होगा तो इसका मतलब ये है कि एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। सॉरी, इवेपोरेशन, एक मिनट, इसको फिर से लिखते हैं। इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। अगर एरिया ज़्यादा है तो नहीं, ये उल्टा हो गया। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। अगर एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, अगर एरिया घटा तो इवेपोरेशन भी घटेगा। समझ रहे हैं? उसी गिलास के पानी को थड़िया में रख दो तो जल्दी उड़ेगा कि कम? जल्दी ना उड़ेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। गिलास का क्षेत्रफल कम था ऊपर वाला, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? बढ़ गया तो जल्दी उड़ेगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। कण की ये जो द्रव की प्रकृति, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, जिसको आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता, देखो आर्द्रता जब वायु में ज़्यादा रहेगा, आर्द्रता वो होती है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब जलवाष्प तो समझ गए, जिसको आंख से नहीं देख सकते हैं। वायुमंडल में बहुत सारा जलवाष्प घूमता रहता है जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो है तो। इसीलिए कहते हैं कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो ज़्यादा होगी तो वाष्पन कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का जब ये ज़्यादा रहेगा, इवेपोरेशन मान लो कम हो रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। अगर ये कम है, ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये कम है। इसीलिए कहते हैं कपड़ा क्यों बरसात के मौसम में लेट से सूखता है? क्योंकि बरसात पड़ता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है वायुमंडल में। जब ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बढ़ेगी तो पहले से पानी है ये है वायुमंडल में, तो तुम्हारा कपड़ा का पानी कौन सूखेगा? थोड़ा लेट से सूखेगा, और सूखते सूखते थोड़ा लेट हो जाता है सूखने में। समझ गए? ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, एरिया हो गया, ये लाइन चल गया। चलो इतने ही रहने देते हैं आज के लिए।